जैसे सर ने कहा कि हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन फेंसिंग रिलेटेड होगा वो। हम क्या करने वाले हैं कि मेंटल ट्रेनिंग या फेंसिंग में जो माइंड का रोल होता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा माइंड हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, मेंटल टफनेस फेंसिंग के लिए कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे 9 मई को। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हो या आपके मन में कोई डाउट्स हो कि मेंटल ट्रेनिंग कैसे करते हैं, या जो भी आप प्लेयर्स को महसूस करते देखते हैं कि किसी को प्रेशर लगता है बाउट्स के बीच में, या मैच के पहले ही नर्वस लगता है, या अगर कोई पर्टिकुलर ओपोनेंट के साथ खेल रहे हैं तो उसका प्रेशर लगता है, तो ऐसे अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चंस हो, तो मैं चाहती हूँ अगर आप हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को भेजेंगे तो मैं ट्राई करूंगी कि हमारे सेशन में जितना मैं एड्रेस कर सकती हूँ उतना मैं करने की कोशिश करूंगी। हम और एक चीज के बारे में बात करेंगे हमारे सेशन में, वो है कि हर रोज मेंटल ट्रेनिंग कैसे किया जा सकता है आपके प्रैक्टिस के स्केड्यूल में। मेंटल ट्रेनिंग कोई और ट्रेनिंग की तरह ही होता है, जिस तरह हम हर रोज फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, हर रोज टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं, मेंटल ट्रेनिंग भी रोज किया जा सकता है, रोज करना पड़ता है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या एवरीडे रूटीन्स क्या होते हैं मेंटल ट्रेनिंग में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू कोचेस। जैसे मैंने कहा, आपके कोई क्वेश्चंस अगर मुझे पहले मिले तो मुझे भी हेल्प करेगा आपके क्वेश्चंस एड्रेस करने में। So I would say that fencing is almost as mental as physical. फेंसिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, तो आप बस फिजिकली कॉम्बैट नहीं कर रहे, आप मेंटली भी आपके ओपोनेंट को कॉम्बैट कर रहे हैं। तो हाउ डू यू कॉम्बैट योर ओपोनेंट मेंटली, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So like I said, I'm looking forward. I hope to speak to you all on the 9th of May at 10 a.m. Thank you, Janki. That was such a wonderful brief, and we make sure that we collect a lot of questions and come back to you. We will go with our session proper. Thank you very much for sparing your valuable time. I know you have a busy schedule. Thank you very much. Thank you very much. Now, may I request Mr. Mohit Ashwini, sir, to please take on from where he left yesterday, and we are looking for one of the wonderful session of the day. Over to Mr. Mohiji. Unmute me. Thank you. Good morning, everyone. As Vikram sir has mentioned earlier that today's topic is parries and ripostes. They are part of defensive actions, and along with the parries and ripostes, I'm also going to take counter attacks and combination of counter attacks. आज का जैसे टॉपिक है पैरी रिपोस्टेस और पैरी डिफेंसिव एक्शन का पार्ट होता है पैरी रिपोस्टेस एंड काउंटर रिपोस्टेस, और उसके साथ साथ मैं काउंटर ऑफेंसिव एक्शन यानी कि काउंटर अटैक्स भी लेने जा रहा हूं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ काउंटर अटैक्स भी लेने जा रहा हूं। ज्यादा बड़े नहीं होंगे, प्रिसाइज्ड होंगे, एंड इट विल बी, आई होप एंड आई बिलीव यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो टुडे वी स्टार्ट विद द पैरीज एंड लेट अस सी व्हाट पैरीज आर। ओके, सबसे पहले हम पैरीज के बारे में जानेंगे। व्हाट पैरीज आर? पैरीज आर डिफेंसिव एक्शंस मेड टू डिफ्लेक्ट द ओपोनेंट्स ब्लेड अवे फ्रॉम द टारगेट। पैरीज क्या है? डिफेंसिव एक्शन है। किस लिए करते हैं? जो ओपोनेंट हमारे ऊपर अटैक करता है उसके ब्लेड को डिफ्लेक्ट करने के लिए। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है लाइन से हटाने के लिए, जहां पर वो अटैक लैंड होना है उस जगह से हटा देने के लिए, वहां से दूर हटाने के लिए। Now, classifications of parries. Classification of parries are of two types: simple parries, successive parries. और simple parries जो हैं वो क्या है और successive parries जो क्या है,
सबसे पहले हम सिंपल पैरीज के बारे में पता करेंगे, देन वी विल गो फॉर सक्सेसिव पैरीज। सिंपल पैरीज, दिस एक्शन कंसिस्ट ऑफ डिफ्लेक्टिंग ऑफ द ओपोनेंट्स ब्लेड विद अ स्ट्रोक ऑफ द वेपन। जो आपका जो फॉइबल पार्ट ऑफ द ब्लेड है, जो सबसे नियर टू द पॉइंट होता है, वो वीकेस्ट पार्ट होता है। अशोक सर ने भी आपको समझाया था। एक होता है मिडिल पार्ट जो सेंटर में होता है, एक होता है गार्ड के पास का पार्ट, उसको कहते हैं फोटे। वो फोटे पार्ट जो होता है, जो एपे फेंसिंग में, वो फोटे पार्ट से हम पैरी करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन एपे फेंसिंग इज वी डोंट बीट द ब्लेड, वी कैच द ब्लेड। फॉइल में and saber mein you need not to it is not important to catch the blade, you can beat and hit riposte because you get right of way, आपके पास right of way आ जाता है। whereas in epee fencing there is no right of way। अगर आप पैरी करके बीट पैरी करोगे तो ओपोनेंट का ब्लेड हटेगा और जैसे आप हाथ निकालोगे वो भी हिट कर देगा। तो बेटर ये है कि उसको कैच कर लो, होल्ड द ब्लेड एंड ओपोनेंट विल हिमसेल्फ रिएक्ट, वो अपने आप रिएक्ट कर देगा। और लाइन चेंज, अगर वो कुछ नहीं करता है तो यू गो स्ट्रेट, अगर वो लाइन चेंज करता है तो अगर वो लाइन चेंज करता है यू ऑल्सो चेंज द लाइन, अगर वो प्रेशर डालता रखता है तो आप ब्लेड के साथ चले जाइए। और इफ ही मेक्स अ पैरी अगेन यू मेक अ फेंट अटैक। तो ऐसे ब्लेड को होल्ड करना है, कैच करना है, ना कि बीट करना है। बीट करोगे तो ब्लेड दोबारा वापस आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन एपे फेंसिंग वी हैव टू होल्ड द ब्लेड, ब्लेड को पकड़ना है। अब बेसिक पैरी, चार तरह की बेसिक पैरीज होती हैं, 6 डे, ऑक्टेव, काउंटर 6 एंड काउंटर ऑक्टेव। और इसके साथ साथ सेकेंडरी पैरीज भी होती हैं। सेकेंडरी पैरीज मतलब सेम टारगेट को आप दूसरी तरीके से भी कवर कर सकते। 6 डे है, एज ऑलरेडी हैज बीन मेंशन्ड बाय अशोक सर, प्रोटेक्ट्स आउटसाइड हाई लाइन, जो मेरे हाथ के पास की लाइन है। फॉर एग्जांपल फॉर राइट हैंडर दिस इज आउटसाइड हाई लाइन, फॉर लेफ्ट हैंडर दिस इज आउटसाइड हाई लाइन। तो जो बाहर के हाथ की पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट करती है। ऑक्टेव जो है इसी के नीचे जो फ्लैंक का एरिया है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। काउंटर 6 प्रोटेक्ट्स द अगेन काउंटर 6 सेम आउटसाइड हाई लाइन प्रोटेक्ट करती है। और काउंटर ऑक्टेव सेम फ्रॉम ऑक्टेव टू ऑक्टेव सेम लोअर फ्लैंक को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंडरी पैरीज, जो सेकेंडरी पैरीज है उसमें है क्वार्टेव, प्रोटेक्ट्स द इनसाइड हाई लाइन, हमारी जो अंदर की हाई लाइन है उसको प्रोटेक्ट करती है, यानी जो पार्ट चेस्ट की तरफ का है वो पार्ट है। Then comes septim. Septim protects the low inside line, जो लो इनसाइड लाइन है उसको प्रोटेक्ट करती है। फिर काउंटर ऑफ क्वाड, सर्कुलर ऑफ क्वाड, क्वाड से दोबारा सर्कल करना, सेम इनसाइड हाई लाइन। एंड काउंटर ऑफ सेप्टिम, सेम लो लाइन ने सेप्टिम से सर्कल करके दोबारा पैरी करना, लो आउटसाइड लो इनसाइड हाई लाइन, लो लाइन को प्रोटेक्ट करती है। नाउ कम्स अबाउट simple parries. Whichever parry is used, it is always executed with the opposition on the offensive action, executed with the authority or by dominating the blade. The parry can also be executed by seeding. Seeding parry के बारे में बाद में समझाऊंगा। मैंने फिर बोला कि उसको अथॉरिटी से पकड़ना है, ना कि उसको बीट मार के दूर कर देना। अगर आप उसको बीट मार दोगे और दूर हो जाएगा तो इट कैन कम अगेन। अगर आप उसको पकड़ लोगे तो एक सिक्योरिटी हो जाती है एपी फेंसिंग में, बिकॉज एंड में तो आपको पॉइंट से ही पहुंचना है उसके पास। और एक चीज याद रखना, जो अटैकर होता है उसका पॉइंट आपकी बॉडी के नजदीक ज्यादा होता है आपसे, क्योंकि आपकी आर्म बेंड होती है पैरी के टाइम में। तो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए आपको ब्लेड छोड़ना नहीं है, ब्लेड को पकड़ना है, कैच करना है, ना कि बीट करना है। विद ऑपोजिशन, पैरी विद ऑपोजिशन डिफ्लेक्ट्स द ब्लेड विदाउट ब्रूटैलिटी एंड टुगेदर विद द रिपोस्टे टेक्स ओनली वन फेंसिंग लाइन। बिना ब्रूटैलिटी, मैंने बोला हार्ड हिट नहीं करना है, हार्ड बीट नहीं करना है, उसको कैच कर लेना है, उसको पकड़ लेना है ब्लेड को, स्पेशली एपे फेंसिंग में। सीडिंग पैरी, सीडिंग पैरी जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, कई लोग इसमें समटाइम दे यू माइट गेट कंफ्यूज, बट जब इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, जब इसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। द सीडिंग पैरी कंसिस्ट ऑफ टेकिंग ऑफ द ओपोनेंट्स ब्लेड आउटसाइड द ऑपोजिट लाइन बाय यूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑफेंसिव एक्शन एंड in changing the point of pressure. The hand is held in the desired line while the blade does a rotation around the opponent's blade on the point of contact or pressure without even leaving the blade. अब सीडिंग पैरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सीडिंग पैरी जो है वो पैरी एक उस
ब्लेड के अगेंस्ट में होती है, जो ब्लेड प्रेशर के साथ आपके वेपन को पकड़ता हुआ बॉडी पे आता है. द ब्लेड विच इज कमिंग विद द प्रेशर टूवर्ड्स योर बॉडी अलॉन्ग विद योर ब्लेड. फॉर एग्जाम्पल, यू कैनॉट डू सीडिंग पैरी विदाउट टेकिंग ऑफ द ब्लेड. मैंने कल भी बताया था, टेकिंग ऑफ द ब्लेड जो है ये एक इंग्लिश फ्रेज है. इसके और नाम भी है. इसको फ्रेंच में बोलते हैं प्रीज डे फेयर और हंगेरियन में बोलते हैं बाइंड फिलो. तो जब व्हेन योर ओपोनेंट मेक्स बाइंड फिलो, देन ओनली यू मेक सीडिंग पैरी. और जब ये बाइंड फिलो अटैक और प्रीज डे फेयर अटैक आता है तो उसका एक प्रेशर होता है बॉडी के वेपन के ऊपर. यू कन्वर्ट दैट प्रेशर इनटू योर फेवर एंड यू टर्न द ओपोनेंट्स ब्लेड अवे फ्रॉम द टारगेट. जैसे एक क्रिकेटर खड़ा होता है ना, तो जब फास्ट बॉलर बॉल करता है तो हल्का सा वो फ्लिक मारता है और थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे बॉल चली जाती है और 4 हो जाता है. उसी तरह से सेम एग्जांपल, द ब्लेड कम्स प्रेशरिंग यू एंड यू कन्वर्ट दैट प्रेशर इन योर फेवर एंड यू हिट योर ओपोनेंट. दिस इज व्हाट सीडिंग पैरी इज. आगे आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाएगा. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. सिर्फ पैरी ही इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कि मैंने कल बताया था, इफ यू मेक पैरी यू विल नॉट गेट पॉइंट और नीदर यू विल गेट राइट ऑफ वे, बिकॉज इन एपे देयर इज नो राइट ऑफ वे. पैरी के साथ रिपोस्टे इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Unless and until you will not make riposte, the point will not land to the opponent's body, you will not get the point. So after every successful parry, immediate riposte must be there. Not should, I again repeat, must be there. Deflection. The riposte is stroke which is made after having parried an attack. जब आप अटैक को पैरी कर लेते हो तो इमीडिएटली जब ऑफेंसिव एक्शन के लिए जाते हो, that is called riposte. And same is counter riposte. The counter riposte is a stroke which is made after having parried a riposte or counter riposte. Either riposte को पैरी करके और counter riposte को पैरी करके ओपोनेंट की जब आप दोबारा से riposte करते हो, that is called counter riposte. अब मैं आपको counter riposte का थोड़ा और क्लियरिटी करता हूं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अटैक किया, मेरे ओपोनेंट ने पैरी किया, दिस इज पैरी. जब वो अटैक करेगा और मैं पैरी करूंगा, दिस इज काउंटर रिपोस्ट. दिस इज अगेन पैरी एंड व्हेन आई मेक रिपोस्टे दिस विल बी काउंटर रिपोस्टे. और उसके बाद जितनी पैरी रिपोस्ट होंगे सब काउंटर रिपोस्टे होंगे. ऑल विल बी काउंटर रिपोस्टे. सिर्फ पहली पैरी रिपोस्ट होगी जो भी करेगा, जो डिफेंडर जो पैरी करेगा और रिपोस्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड पैरी रिपोस्ट. बाकी सभी एक्शंस जो हैं, जो भी टक 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 ब्लेड के साथ पैरी रिपोस्ट हो रहा है, दैट विल बी काउंटेड एज काउंटर रिपोस्टे. जब ओपोनेंट उस पैरी को पकड़ के रिपोस्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड काउंटर रिपोस्टे. नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ripostes or counter ripostes are there? There are basically four types of counter ripostes या ripostes. पहले है simple direct. ये वैसे ही है, इससे same way like we did simple attacks. आपने एक बार ब्लेड पकड़ लिया, ब्लेड को छोड़ के रिपोस्टे कर दिया, that is called simple direct riposte. But epee fencing में simple direct riposte कभी भी preferable नहीं है when your opponent's hand is straight and you are going to the chest. उससे क्या होगा? You will receive 2 lamps, either 1 lamp of your opponent because his hand is already straight. So it is preferred to deliver the touch on the advanced part of the targets. Like कल मैंने बताया था advanced part कौन से हैं? Hand हो गया, forearm हो गया, thigh हो गया, foot हो गया. These are advanced part of target. Same indirect riposte. Indirect riposte में एक फेवर ये होती है कि opponent makes a circular movement या simple movements to catch your blade. At that time his arm is bent और उस टाइम में आप लाइन चेंज करके इसको हिट कर सकते हैं. But preferably if your fencer, you train your fencer to hit on the advanced part, it will be very good for your fencer. क्योंकि इसमें भी एक सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि एपे में बहुत इजी होता है हाथ को इमीडिएटली सीधा करना. Third comes compound riposte. It is also like same, yesterday we did compound attack, same like you parry the blade and you give a feint, and when your opponent makes a parry, you change the line and hit. This is called compound riposte. And the last one is taking of the blade. It is executed by taking of the blade when it maintains the blade after the parry and hold it until final part of the execution. तब तक पैरी पकड़ के रखता है जब तक उसको कंटिन्यू करता है, उसको पकड़ के, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको प्लीज डिफेयर भी बोलते हैं, बाइंड फिलो भी बोलते हैं. तो ब्लेड को पकड़ता है तब तक लास्ट तक लेके जाता रहता है जब तक कि हिट डिलीवर नहीं हो जाता. इसमें भी हम काउंटर रिपोस्टेज कैसे करेंगे ये भी आपको बताएंगे. नाउ आई कम टू द फर्स्ट part of the slide, that is how many
हाउ टू मेक अ करेक्ट पैरी। सबसे पहले हमें तकरीबन सबको पता होता है कि क्वाड पैरी क्या है, सिक्स पैरी क्या है, सेप्टिम पैरी क्या है, ऑक्टेव पैरी क्या है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ये पता करना कि करेक्ट पैरी कैसे करनी है। पैरी करनी वी ऑल नो हाउ टू मेक पैरी, बट हाउ टू मेक अ करेक्ट पैरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी व्हाट दिस मैन इज गोइंग टू टेल यू। पैरी करवाने के टाइम में कोच को एक चीज दिमाग में हमेशा रखनी होती है कि करेक्ट पैरी सिखानी है। करेक्ट पैरी का मतलब कि उसका पैरी का मूवमेंट, पैरी कब प्रॉपरली करनी है, कब फिनिश करनी है, वो बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि जब फेंसर ऑन गार्ड पोजीशन पे होता है और कोच उसका अटैक करता है तो उसको पैरी बैक नहीं जाना, उसको हमेशा बैक पैरी जाना। सबसे पहले पीछे वाला पैर पीछे जाएगा और फिर आगे वाला पैर जब लैंड होगा तभी उस टाइम में जो है गार्ड स्टॉप होगा और तब इसको करेक्ट पैरी माना जाएगा। अगर वो पहले पैरी कर लेगा और फिर पीछे जाएगा तो वो अटैक खा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले अपना डिफेंस, फिर प्ले। सबसे पहले सिक्योरिटी, सिक्योर योरसेल्फ एंड कैच द प्ले। इसी तरह से सिक्स पैरी भी ऐसी होती है, इसी तरह से ऑक्टेव पैरी भी ऐसी होती है, इसी तरह से सेप्टिम पैरी भी ऐसी होता है, इसी तरह से सभी पैरीज हमें करनी है। अब कैसे क्वाड पैरी को कैसे हम करेक्ट वे से करेंगे वो भी देख लेते हैं। क्वाड पैरी करने के टाइम में हमेशा ये याद रखना है कि जब अटैक आए सबसे पहले रेयर फुट बैक जाए और फिर फ्रंट फुट फॉलो करे उसको बैकवर्ड्स। और क्वाड पैरी करते टाइम में तीन चीजें एक लाइन में होनी चाहिए। वन इज पॉइंट, सेकंड वन इज रिस्ट, थर्ड वन इज एल्बो। ये तीनों चीजें एक लाइन में होनी चाहिए और हल्का सा टर्न होना चाहिए इन प्रोनेशन पोजीशन हो जाएगी तो स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो टीपी में क्योंकि स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है, स्ट्रॉन्ग पैरी की जरूरत है, तो फेंसर वही मार खा जाएगा और ओपोनेंट हिट करेगा। ओपोनेंट से बचने के लिए ये तीनों चीजें लाइन में होंगी तो इसमें जितना मर्जी हम फोर्स लगा लें इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैरी है, तो इसलिए याद रखना है तीनों चीजें एक लाइन में। ये है क्वाड पैरी करेक्ट वे। सिक्स पैरी करने के टाइम पे हमेशा याद रखना है कि सिक्स फिंगर से करनी है, ना कि रिस्ट से। अगर हम रिस्ट से करेंगे तो ब्लेड निकल जाएगा, क्योंकि ब्लेड बहुत छोटा होता है तो ब्लेड निकल जाने का खतरा रहता है। लेकिन जब हम फिंगर से पैरी करेंगे तो ब्लेड नहीं निकलता। आइए देखिए कैसे हम फिंगर, ये करेक्ट वे है सिक्स पैरी करने का। अब आप देखिए ब्लेड मेरा बाहर है और ओपोनेंट का ब्लेड जो है वो मेरी तरफ है। In this slide, you have just seen that while the fencer was making parry, he made it with the fingers, and a very small circle was made. And at that time, when the parry was finished, at that time the point of the fencer should be facing towards the opponent's target area, and the point of the opponent or point of the coach should be out of the target area of the fencer. ये चीज important है. This is very important. और इसी तरह से इस तरह से ऑक्टेव पैरी करनी है। ऑक्टेव पैरी में हम पूरा का पूरा हाथ मूव करते हैं नीचे ऑक्टेव पोजीशन में जाने के लिए। एक सी बनाते हैं, सी। इसमें एल्बो बाहर नहीं, एल्बो अंदर की तरफ होती है और सिर्फ रिस्ट ऐसे मूव करती है, पूरा पूरा हैंड नीचे ऑक्टेव की तरफ। आइए देखते हैं कैसे। ये है ऑक्टेव पैरी करेक्ट पोजीशन। इसमें मेरा पॉइंट देखिए बाहर हो गया और ओपोनेंट का पॉइंट अंदर है, ओपोनेंट की एल्बो अंदर है और जब भी रिसीव करना है हल्का हाथ से रिसीव करना है। ये है ऑक्टेव पैरी। In this position, as it has just mentioned, that the entire hand instead of wrist, you shouldn't be doing wrist work. It is forearm work. Full arm goes down, making C, and ensure that your hand remains in supine 1/3 supination position. 1/3 supination, and automatically the opponent's blade will be out. अब मैं आपको I tell you one secret of Hungarian fencing. Hungarian fencing जो है उसमें ये जो पैरी है octave पैरी, they never make octave पैरी, they always make second पैरी. They make second पैरी like this, and when their wrist is facing down and palm is facing down and upper part is facing upwards, whereas when we make parry it is opposite. They say that second parry is more safer than octave parry. It is their view, but when they make riposte,
When they make riposte, they make riposte by bringing back the hand in same position. This is secret of Hungarian fencing. आप जब हंगेरी जाएंगे या when Hungarian coach will come here, he will definitely teach you second parry. That I know for sure. Please. सेकंड पैरी रिपोर्ट में भी हम सेम तरीके से पैरी करते हैं, पूरा पूरा हाथ डायगोनल वे से सेटिंग की तरफ जाता है और वहां जाके जो पॉइंट है वो हमेशा थ्रेटन करता है टारगेट की तरफ। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये है करेक्ट वे सेटिंग पैरी का। ये सेटिंग पैरी में आप ध्यान से देखिए कि मेरा पॉइंट बाहर है और प्यूपल का पॉइंट अंदर है, लेकिन सेटिंग पैरी तो ठीक है, लेकिन रिपोस्टे करने के टाइम में कई फेंसर्स एक बड़ी गलती करते हैं, वो 6 में या ऑक्टेव में आके रिपोस्टे करते हैं, जिससे उनका टारगेट खुल जाता है। सेटिंग पैरी में उसी लाइन में रहते हुए वहां से सीधा आके हिट करना है, ये देखिए इस लाइन। तो इससे क्या होगा, मेरा पॉइंट अंदर की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, मेरा पॉइंट अब बाहर की तरफ ही रहेगा और प्यूपल का पॉइंट हमेशा अंदर टारगेट की तरफ रहेगा। ये है करेक्ट वे सेटिंग पैरी सिखाने का, और इसको ही हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिलती है। As now just you have seen septim parry. In this parry, when you make a septim parry, you have to bend your wrist slightly so that your point line, as this same proceeding forward till the delivery of the touch. You should not straighten your hand. If you straighten your hand, the line will be changed and your target will be opened. और उस टाइम में simultaneous hit आने का जो है एक खतरा रहता है. It is a threat that you will receive simultaneous hit or single hit because your opponent's hand is already straight. So this was what the correct parry says. Now we come to next slide, that is simple parries and all four ripostes. Why I have taken all four ripostes together? So that you must come to know with every parry you can do all four ripostes. A coach shouldn't be saying जी मैं तो जी इसके साथ सिर्फ क्वाड पैरी के साथ सिर्फ जी मैं तो टेकिंग ऑफ द ब्लेड ही करवाता हूँ, ये सेफ होता है. नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. पैरी के बाद यू आर नॉट अथॉरिटी ऑफ doing the attack. It is your opponent who will let you know what riposte you have to do. It is your opponent. You have made a parry, you secured yourself. If your opponent doesn't do anything, go straight on the hand. And if he change the line, you change the line and hit. Or if he try to pressure your blade, go with the taking of the blade. And if he try to catch your blade when you start with the weapon, you change the line and hit, you make a feint attack. So when you make parry, it is your part. Yani, for example, you play chess. You have moved your maybe your part play, and other has to move his part. Unless and until he or she will not move, you cannot move further. So it is reaction of the opponent which will make you to do the correct riposte or counter riposte. Now see, simple parries and four ripostes. पैरीज करेंगे, सिंपल पैरीज, और सिंपल पैरीज के साथ साथ हम रिपोस्टे करेंगे. जैसा कि आपको पता है कि एफए फेंसिंग में कोई कन्वेंशन नहीं है कि अगर आप पैरी करेंगे तो आपको राइट ऑफ मिलेगा. आपको पैरी के साथ इमीडिएटली रिपोस्टे करना ही करना है और तभी आपको पॉइंट मिलेगा. अगर आप रिपोस्टे नहीं करते हैं या डिले हो जाता है रिपोस्टे, तो प्लेयर रिलीज मार देगा, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं है और उसको पॉइंट. हम लोग चारों रिपोस्टे करेंगे जो आपको चारों रिपोस्टे ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हुए. सिंपल डायरेक्ट रिपोस्टे, इनडायरेक्ट रिपोस्टे, टेकिंग ऑफ द ब्लेड रिपोस्टे एंड कंपाउंड रिपोस्टे. अब मैं आपको हर लाइन में पैरी करवा के और चारों रिपोस्टे एक एक बार चारों लाइन में आपको दिखाऊं. आइए अब हम क्वाड पैरी करेंगे और रिपोस्टे जो है वो फोर आर्म पे करेंगे, ताकि डायरेक्ट रिपोस्टे जो है अगर ब्लेड छोड़ के करना है तो अगर चेस्ट पे जाएंगे और ओपोनेंट हाथ सीधा तो दोनों हिट साइमल्टेनियस हो जाएंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है. साइमल्टेनियसली हमें सिंगल लैंप चाहिए. सिंगल लैंप में डायरेक्ट रिपोस्टे में तभी आएगा जब हम उस पार्ट पे हिट करेंगे जो कि नियर टू द ओपोनेंट है और जहां की ओपोनेंट हिट ना पहुंचा सके अपनी सीधा. आइए देखिए. ये देखिए सिंपल डायरेक्ट रिपोस्टे है. सिंपल डायरेक्ट रिपोस्टे में मैंने सबसे पहले हैंड अटैक किया. अटैक करने के बाद पीपल ने पैरी किया, लेकिन पैरी करने के बाद जो रिपोस्टे की लैंडिंग है दैट इज नॉट ऑन चेस्ट. व्हाई? बिकॉज आई हैव अर्ली मेंशन
you that if you go to the straightening his hand and your hand will be going forward, so it will be disadvantage for you and advantage for him to if you go on chest, because his hand is already straight. Keeping in mind, when you teach your fencer, you must try to teach him on the hand, on the advanced target, either on hand or wrist. Now see where he has finished. अब हम सर्कुलर सिक्स पैरी करेंगे और टेकिंग ऑफ द ब्लेड रिपोस्टे करेंगे और ब्लेड को ले जाते हुए अब अपनी चेस्ट पे मैं रिसीव करूंगा। आइए देखिए कैसे करते हैं। सेम, इसका ये मतलब नहीं है कि सर्कुलर पैरी, यू कैन गो फॉर ऑक्टेव पैरी आल्सो एंड टेकिंग ऑफ द ब्लेड रिपोस्टे, यू कैन गो क्वाड पैरी आल्सो टेकिंग ऑफ द ब्लेड रिपोस्टे. दिस इज टू शो यू दैट all four ripostes you can make in all four lines. It is not important that the feint attack you cannot do in septim peri riposte or counter riposte. You can do it in all four lines. So keeping in mind that thing, you must teach your fencer. And moreover, it is not important that the taking of the blade is done only on the chest. You can do it on forearm also, not on wrist but forearm, because wrist pe jaise kal I mentioned that the angular hits are there. You cannot make with taking of the blade. You can make angular hits, wrist, upper hit, upper wrist, underneath, sides. You can make angular hits, but not direct hits. Now next we'll see next part, change line. अब ऑक्टेव रिपोस्टे करेंगे और ऑक्टेव रिपोस्टे करके और इनडायरेक्ट रिपोस्टे करेंगे और मैं रिसीव करूंगा अपनी रिस्ट के ऊपर रिपोस्टे. As you have just seen that the fencer has made octave riposte and the coach has made circular six movement upwards. The moment he made a six movement, fencer came on the upper part of the target and hit him by changing the line. This is called indirect riposte. Indirect riposte you can do by cutover also, by changing the line to the other line, and not just in the same line, not just by making a disengagement, by passing opponent point also. Yesterday we did it, the same action. Now next riposte. आप सेफ्टी पैरी करेंगे और कंपाउंड रिपोस्टे करेंगे. कंपाउंड रिपोस्टे में फेंट जो है हम हाथ से करेंगे, जैसे ही हाथ से फेंट करेगा मैं पैरी करूंगा ये मेरे फुट पे या थाई पे, कहीं भी दोनों पार्ट है उसको बॉडी से इंक्रीज करें. As you have seen in compound riposte, I have offered him to reach to my hand. The moment he came to my hand, I changed the line and opened the foot for him so that he goes to my foot and make a riposte. It is not important you do the same action. You can go for feint here and go for chest. You can go for feint here and you make a circular parry, go to the side of the target. So you have not many options. Isliye, that is why I have shown you each riposte and on each part of the body, and that riposte you can change also, but only keeping in mind few things, that when you make parry, don't rush fast. Slightly give a pause, a break, tuck, and then let the opponent's let you feel the opponent's reaction, and then you go. That will help you. That will help you judge what is the next movement. If you go to the chest, or you can go to the foot also. That is not important. You can go anywhere. If the hand, the opponent has pulled his hand. Yesterday, like I have mentioned you, when you go for feint on hand, if fencer pulls hand, go to the chest. It is not important that you stay on hand. If he takes a hand backward, you go to the back and hit. No, it's not like that. You can go straight away also. Same, taking off the blade also, you can hit on the forearm also. Taking off the blade, you can hit on the foot also with by octave parry, and riposte on the foot also by taking off the blade. So these were the parries. And types of riposte. Important parry, as I've already mentioned you, seeding parry. Now we'll come to know what is the seeding parry and how a seeding parry is made. अब हम सीडिंग पैरी करेंगे. सीडिंग पैरी जो है हमेशा टेकिंग ऑफ द अटैक, इसको फिक्स अटैक बोलते हैं.
यहाँ बाइंग फील्ड होते हैं, उस अटैक के अगेंस्ट में हम लोग सीलिंग पैरी करते हैं। सीलिंग पैरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? डिस्टेंस। सीलिंग पैरी हमेशा पीछे जाके नहीं, सीलिंग पैरी हमेशा खड़ी होती है, क्योंकि जब ओपोनेंट पावर से आपके ऊपर अटैक करता है आपका ब्लेड पकड़ के, तो आप उसी के पावर को यूज करके उसका ब्लेड डिफेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं अपने टारगेट से और नजदीक डिस्टेंस करके और आप उसको हिट करते हैं। इसमें पूरा हाथ भी नहीं खुलता है, हाथ बेंड रहता है और जब रिपोर्ट करना होता है तो पूरी की पूरी बॉडी मूव करती है। इसको सीलिंग पैरी बोलते हैं। आइए पहले हम देखते हैं सीलिंग पैरी करनी कैसे है, करवानी कैसे है। उससे पहले हमने सबसे पहले हम प्राइम पैरी देंगे और प्राइम पैरी कैसे सिखानी है पहले वो देखेंगे। प्राइम पैरी सिखाने के लिए ऊपर का पॉइंट आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए और पूरा का पूरा ब्लेड मूव कर दीजिए। ये बेस्ट वे है प्राइम पैरी सिखाने का। इससे क्या होता है, अगर आप प्यूपल को बिना ये पॉइंट पकड़े ब्लेड सिखाएंगे तो प्यूपल का पॉइंट कहीं भी किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है, किसी जगह मूव कर सकता है। जब आप उसका ब्लेड अपनी तरफ मूव कर पकड़ लेंगे तो उसका ब्लेड कहीं और जा ही नहीं सकता पॉइंट, उसका पॉइंट हमेशा आपको बॉडी को थ्रेटन करेगा। आपने इसमें देखा, you have just seen that the fencer has not used any power. He has just converted coach's power into his benefit and changed the line of attack, and he has defended himself, and same time by closing the distance he has made the riposte. Now same in octave attack also, octave taking of blade attack. जब ओपोनेंट ब्लेड पकड़ के ऑक्टेव में हिट करता है नीचे, उस टाइम में प्यूपल जो है, डिफेंसर जो है वो सीलिंग पैरी को हिट करता है और वो किस तरह से करने हैं, कब उसको पैरी को फाइनल पार्ट को फिनिश करना है, ये हम देखते हैं। Just see, when the blade was moving, fencer didn't react. When the blade was just going to touch his body, at that time he changed the line of blade and he deflected the blade and he kept his hand near to his body and then moved with the entire of his body, not with the hand. See. This particular hit, when you hit on the flank, this is called flanconade. This is a riposte which is known as flanconade, and this is quad flanconade. Now, as we have done parries, ripostes, now comes the part of counter riposte. After this counter riposte, I'll ask Vikram sir to take over the session for question answers. Counter riposte, as I've already mentioned, when you parry opponent riposte and make riposte is called counter riposte. I am going to take one or two counter ripostes now, but afterwards, when I go for successive parries and ripostes, then you will see a lot of counter ripostes. Just see how a fencer makes counter riposte. Along with parries and ripostes, Okay, now I request Colonel Vikram Jamwal to please take over. Thank you, sir. It was wonderful. Today we do have some network issues. Most of the fencers complaining, but don't worry. We will put all these videos on the YouTube. And those of you who know the number of Mr. Mohit Ashwini, you can call him and you can ask him in detail. He's always 24/7 ready for fencing queries, as far as I know. First question is to Mr. Mohit Ashwini. It comes from Mr. Jagan Giri from Nepal. He says, what is the most important parry, one parry if you have to say, the most important parry for AP fencing? Most important parry for me is not to make a hand back parry. Like
we are teaching now, because it delays the riposte attacks. For me, better is you make French style of parry. The difference between French style of parry and the normal parry is, in normal parry you pull your hand back and make parry riposte. In French parry, they call counter attack hit as a parry riposte. Okay. So it is more faster, more safe, and it is you can say 100% you can see the result. Okay. Second question: how to improve finger work? This is from Marun Shori. How to improve finger work in IP? Because you said IP is you require a strong wrist and strong fingers to control the weapon. So कैसे finger work को improve करें? If you can suggest some. There are lot many exercises to improve finger work. For children, we ask them to do countings up to 100, 1, 2 with the point 1, 2, 3, 4, and they move, and then they like this. And moreover, when you do lot of target exercises, lot of finger work exercises, and sometimes you need to have a strength in the wrist also to improve the finger. There are lot many exercises, and target exercises also improve your finger work. Okay. एक और क्वेश्चन आपके लिए, जिस तरह सैबर में सागर ने बताया था कि you have a parry with a guard and parry with a blade. You have such kind of terms in EP also. आप सिर्फ blade से parry करते हैं, और you use guard also as a secondary parry or a backup parry? We need épée में दोनों से parry होती है, guard and blade से, because épée में you catch the blade, don't deflect. Saber में if you deflect the blade, hardly it matters, because otherwise its convention is yours, right of way is yours. But foil may be same, you can make beat parry, but épée में the moment you make beat parry, opponent's hands are already straight, and you leave the blade, you will get receive the touch. Thank you. मैं आप सभी से, all the people out there, I request them, please referee के question you keep it reserved for the referee day. Now I request Krishan ji, if you can give me a link of Deepak and Rashid. There are 6-7 questions related to referee which has come to me also, and these are from the friendly foreign countries. Is there who's there? Deepak Singh. Deepak, you Sir. are there? Yes, sir. Deepak, first question is again from the bib on the mask must extend to protect the neck for. The bib of the mask on the mask, bib, ये it must extend कहां तक, जहां तक neck को protect कर सके, और it can go on a target also. This is a question from some Yogesh. Sir, as per rule, sir, it's a 10 to 12 centimeter. Okay, 10 to 12 centimeter it is there. जी sir. ओके दूसरा क्वेश्चन है, बांग्लादेश से है, ये खातून है कोई. He said, how much time is fencer allowed between 2 consecutive bouts in a pool? We have already answered that. 2 pool के बीच में एक फेंसर को कितना टाइम देना चाहिए? It's a 3 minutes, sir. 3 minutes. And in individual? In direct elimination or in okay, Rashid, अगर आप वहां पे Yes. what test? In direct elimination, sir, it's a 10 minutes. Okay. In direct Deepak elimination, ji- 10 minutes, and in pool, And in pool 3 minutes. right, sir. अच्छा, what test must be? हमें मास्क पे ऐसा कौन सा टेस्ट करना चाहिए कंपटीशन से पहले कि पता लगे? सर, जब हम इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं तो वहां मास्क चेक किया जाता है. मास्क चेक करने के दो तरीके बोल सकते हैं. एक तो सर विजुअल है कि आप देख के मास्क चेक करेंगे कि मास्क कहीं से टूटा हुआ नहीं है, या मास्क का कहीं से बिब खराब तो नहीं है, लॉक कहीं खराब तो नहीं है. एंड दूसरा सर मास्क का मैश चेक करते हैं पंचिंग मशीन से. ओके, पंचिंग मशीन से. थैंक यू दीपक. रशीद, आपके लिए 2 क्वेश्चन है. जी जी जी. फर्स्ट जी, क्वेश्चन बोलिए. ये है कि अभी बाउट रेफरी ने हॉल्ट नहीं बोली है, सपोज 3 या 5 या 6 सेकंड है और दोनों फेंसर्स दे गो बैक, दे आर नॉट प्लेइंग, व्हाट ग्रेड ऑफ ग्रुप ऑफ ऑफेंस इट इज? इट इज अ फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑफेंस. Okay, ये आता है कि जो रेफरी जो है वो उसको वे नहीं करना. अगर वो खुद जाते हैं तो फर्स्ट, अगर उनको पहले येलो कार्ड नहीं मिला है तो इट केम अंडर फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑफेंस इन साइबर. एंड इफ इन ईपी तो वो मुझे लगता है कि वो फिर नॉन कम्बैटिविटी में, जहां अनविलिंग्स टू फाइट में आता होगा. बट इन साइबर आई एम श्योर कि
अगर अभी तक येलो कार्ड नहीं है तो वो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑफेंस में आता है। ओके, अच्छा दूसरा पॉइंट क्वेश्चन है, कैन फेंसर चेंज हिज आर्म सॉर्ड बिफोर और एंड ऑफ द बाउट? सपोज मैं राइट हैंड से खेल रहा हूं अपनी बाउट और इन बिटवीन में लेफ्ट हैंड चेंज करना चाहता हूं, इट इज अलाउड ड्यूरिंग बाउट या बाउट के बाद करना पड़ता है? एज पर रूल इन स्पेशल कंडीशंस जो है रेफरी को रिक्वेस्ट किया जाए इन केस ऑफ इंजरी इन द हैंड, और आप वो चेंज कर सकते हो, ये रूल में है। ओके, और अगर आपको इंजरी हो गई है बिटवीन बाउट और आप रेफरी को ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट, रेफरी जो है वो अलाउ कर सकता है आपको कि आप अपना आर्म जो है वो चेंज कर सकते हैं। कंडीशन के वो सारी चीजें होनी चाहिए जो एक अगर राइट से लेफ्ट कर रहे हैं और लेफ्ट से राइट कर रहे हैं। आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, टीम मैच में 4 प्लेयर होते हैं, 3 खेलते हैं, 1 इज रिजर्व जी। कैन ए टीम स्टार्ट विथ 3 प्लेयर्स इफ 4th प्लेयर इज नॉट देयर? यस, जो कर सकते हैं, लेकिन आप एंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास 3 फेंसर कंप्लीट ना हो। मींस अगर आपके पास सिर्फ 3 फेंसर है और अगर आपको लास्ट बाउट एंड करना है तो सिर्फ 2 ही बाकी हैं, तो वो आप नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके, मैं अभी आई विल कम टू स्पीकर अगेन। मोहित, मिस्टर मोहित, देयर आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू अगेन। मैं आई एम ऑडिबल? यस यस। अच्छा, मेरे को ये सागर मागर हैं कोई तेलंगाना के, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। जनरली ये इन्होंने सोचा है कि जो इनका मानना है कि वाई लेफ्ट हैंडर्स आर स्ट्रांग इन क्वाड पैरी, क्वाड पैरी में लेफ्ट हैंडर इतने स्ट्रांग क्यों होते हैं, और उस सिचुएशन को आप एज ए कोच कैसे उसको उसका आप अपने लिए यूज कर सकते हो एज ए राइट हैंडर? सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, जस्ट वेट। हाँ जी, yes. हाँ जी। Quad parry, they are not strong in quad parry, but you cannot make remise against his quad parry. Okay, you understand? Like same we do in 6 parry, we can't get remise in 6 parry, and when we do quad parry तो हमारे against पे remise पड़ता है. That is why they do quad parry, because they don't get remise out of quad. So you also do the same. As you deal with the left-hander fencer, you make quad parry instead of 6, because you make 6 parry, he will make remise, because his remise is from 6 side. He is not strong. Okay. Got another question. Hello. Mohit sir, I think there is some network issue with Vikram sir. You can continue with your presentation. Okay, I start. Yeah. And now we come to successive parries. Successive parries are successive when they are composed of 2 or several consecutive parries. Successive parries जो हैं वो you cannot make it on simple attack. Successive parries का मतलब ये 2 या 2 से अधिक parries, 2 or more than 2 parries. They are made against feint attacks. ये feint attack के against में होती हैं. जितने feint होते हैं उससे एक ज्यादा parry होती है. If there is 1 feint, you make 2 parries. If there are 2 feint, you make 3 parries. If there are 3 feint, you make 4 parries. But in epee, it is not advised to make more than 2 parries. It is very difficult. You cannot imagine how much loss you will be taking if you teach your fencer more than 2 parries. It's very difficult. Epee fencing में बहुत जल्दी remise पड़ता है, counter attack पड़ते हैं, और it is very difficult. But to know about this, you must read this. The feint of a parry is an imitation of a parry designed to provoke a compound attack in order to exploit it. वही है feint of the attack parry क्या है? You deliberately make a false parry. When you reach half, the opponent changes the line of the attack.
And the moment he change the line of attack, you make second parry and make riposte. This is called feint of a parry. You feint of a parry. You don't make real parry. You just show him that you make parry, and then you, on the half side, you change the line of the parry. Classification of parry, successive parries: double parries, mixed parries, combined parries. Now, double parries, two identical type of parries. For example, from 6th position to quad, or 6 to 6. कौन सी दो आइडेंटिकल पैरी होती हैं? फ्रॉम 6 टू क्वाड, फ्रॉम 6 टू क्वाड, और क्वाड टू 6, और सेप्टिम टू ऑक्टेव, ऑक्टेव टू सेप्टिम, और 2 सर्कल ऑफ 6, और 2 सर्कल ऑफ क्वाड, और 2 सर्कल ऑफ सेप्टिम, और 2 सर्कल ऑफ octave. They are two identical type of parries. Next is mixed parries. Consist of two different type of parries. For example, from position of 6-step parry to quad and counter of quad. For example, from 6 to quad and circle of quad. From quad to 6 and circle of 6. From circle of 6 to octave. From quad to septim. So they are not identical. There are two different parries, two different movements. These are called mixed parries. Now, third one is combined parries. Combined parries is nothing but mixture of more than 2 parries. Yani consist of 2 or several parries. For example, from 6, counter of 6 followed by quad, septim. For example, circle of 6, quad and septim, or circle of septim, quad, 6, or circle of 6, octave and septim. So they are more than two parries. Now comes successive parries, and I will also show you counter ripostes also with successive parries. कैसे आप successive parries, 2 double parries कर सकते हैं? अब हम successive parries करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि successive parries 3 तरह की होती हैं और वो feint attacks के बीच में होती हैं. तो सबसे पहले हम double parries करेंगे, और double parries वो होती है जो सेम नेचर की होती है, जैसे क्वाड 6 क्वाड, और इसी तरह से 2 सर्कल. सर, जो आप वीडियो में बोल रहे हैं, अगर बोलते रहेंगे तो बच्चों को क्लियर लगेगा, वीडियो की आवाज कम आती है. जैसे कि अभी आपने देखा 2 सेम आइडेंटिकल टाइप ऑफ पैरीज फेंसर ने की. सेम क्वाड 6 क्वाड, एंड दिस इज काउंटर रिपोस्टे विद द पैरी. सेम 2 सर्कल ऑफ क्वाड 6. Yes, circular 6 riposte, and this is counter riposte. These are the examples of successive parries. Now successive parry में सबसे पहले वाला पार्ट था जो double parries. Now mixed parries and combined parries. आइए देखते हैं. combined parry में mixed parry इनमें फर्क ये भी होता है कि कंबाइंड पैरीज और मिक्स पैरीज में, जैसे आप ऑलरेडी मेंशन दैट कंबाइंड पैरी और मिक्स पैरी में एक ही फर्क होता है कि एक में 2 से ज्यादा पैरी कर सकते हैं, और इन दिस यू कैन मेक आइदर आइडेंटिकल टाइप ऑफ पैरीज और नॉन आइडेंटिकल टाइप ऑफ पैरी. यू कैन मेक सर्कुलर 6 क्वाड 6, और यू कैन मेक सर्कुलर 6 ऑक्टेव सेप्टिम, एनी लाइन, बट it has to be, difference is only you can make one extra parries in this. जो मिक्स पैरीज होती हैं उसमें एक ही नेचर की पैरीज नहीं होती हैं. एक सर्कुलर हो सकती है, एक डायगोनल हो सकती है, या एक सेमी सर्कुलर हो सकती है. और कंबाइंड पैरीज में 2 या 2 से अधिक पैरीज हो सकती है. लेकिन एफएफएनसी में कंबाइंड पैरीज प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि इतने लंबे अटैक होते नहीं है. अगर इतने लंबे कंपाउंड अटैक होंगे उससे पहले उस पे काउंटर अटैक आ जाएगा. मैक्सिमम एक फेंट होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक ही फेंट के अगेंस्ट में सिखाना चाहिए. तो अब हम करेंगे मिक्स्ड एंड कंबाइंड पैरीज. You see, अटैकर अटैक करता है ये फ्रॉम हाई लाइन टू लो लाइन. जैसा कि इसमें बताया, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि रिपोस्टे, अगर आपका फेंसर रिपोस्टे जो है वो डिफरेंट वे से अलग अलग रिपोस्टे, वेरी गुड फॉर योर फेंसर बिकॉज ही विल हैव मोर वेरिएशंस. आप एक ही तरह का ब्लेड पकड़ के रिपोस्टे, बार बार ब्लेड पकड़ के रिपोस्टे सिखाएंगे तो ओपोनेंट के माइंड को आप जज नहीं कर रहे हैं कि उसकी नेचर क्या है. समटाइम्स आप ब्लेड पकड़ के रिपोस्टे सिखाते हैं, ओपोनेंट क्या करता है, जैसे उसका ब्लेड पैरी होता है वो इमीडिएटली ब्लेड हटा लेता है और लाइन चेंज करता है. देन वो आपको ब्लेड पकड़ के रिपोस्टे की आदत होती है, आप सीधे ही चले जाते हैं. तो सिचुएशन में आइदर यू गेट अ सिंपल अटैक और यू गेट अ पैरी ऑन इट, एंड देन यू विल रिसीव अ काउंटर रिपोस्टे ऑन इट.
So better है कि आपका fencer, your fencer makes different type of parries and different ripostes. For example, for high line, you can, it is not a law that you make circle 6 parry only. You can make quad parry also. You can change the line. You can make circular 6 parry also. It's up to you. You can make, or circular of quad parry. It's up to you. You can change, but your fencer has to have many variations. Not only when 1 or 2 ripostes you teach him. And this is counter riposte, riposte and counter riposte. Now, अब हमने ये तो सीख लिया कि रिपोस्टेज एंड काउंटर रिपोस्टेज क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं, हाउ वी मेक रिपोस्टेज एंड काउंटर रिपोस्टेज, एंड बट नाउ वी विल कंबाइन दीज रिपोस्टेज काउंटर रिपोस्टेज विद काउंटर अटैक. Why we combine it with counter attack? Because when you add counter attack, you get a very good distance between you and your opponent. And if he continues to attack you, you have different line of defense. First is you make counter attack. Second is you make parry, and third is you can make counter riposte also. So you have a good line of defensive actions. Ek protection, do protection, teen protection, and it will be very difficult for your opponent to attack on you. Let's see. अब हम काउंटर अटैक भी ऐड कर सकते हैं. काउंटर अटैक, पैरी, रिपोस्ट, एंड समटाइम्स काउंटर अटैक, पैरी, रिपोस्ट एंड काउंटर रिपोस्ट. कैसे करना है? लेट अस सी. ये देखिए, काउंटर अटैक, ऑक्टेव, पैरी, रिपोस्ट. आपके पास 2 लाइन ऑफ डिफेंस हो गए. पहले काउंटर अटैक किया, फिर पीछे जाके पैरी की, तो लाइन ऑफ डिफेंस आपके पास बढ़ गया. नाउ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. And third line of is counter riposte. Same either, changing the line, quad riposte. Yes, 2 line of defense. Now third line of defense. 1, 2, 3, and this is finishing of 4. So as many you will have a line of defense, you will definitely have a benefit of more security. More security will be there, and you will be more confident when you are leading from your opponent. अगर स्कोर आपका 4 है, ओपोनेंट का 3 है, at that time, or 4 all and time is over, you won the toss, need not to rush forward, only to push forward, tactically push your opponent forward so that he makes attack, and you make you carry with your line of defense 1, 2 and 3, and this is a security. And now we have learned how to make parries, how to make ripostes, how to make counter ripostes, how to add counter attack in parry riposte. But very important part, which was not the part of parry riposte today's chapter, but I have taken, is counter attack hits in fencing. Counter attacks are also very important part of the épée fencing. Counter attacks on various part of the fencing. I have not taken much of the slides. A small slide. I will now demonstrate how a fencer can go, or how coach can teach his fencer or her fencer to hit on the chest with the counter attack. Now let us see the slide. Direct, indirect, and a bit taking of the blade. अब हम डायरेक्ट एंड डिसएंगेजमेंट काउंटर अटैक करेंगे और चेस्ट के ऊपर ये हिट करवाऊंगा मैं, और साथ में ये देखेंगे कि कोच को किस तरह से सिग्नल देना है चेस्ट पे हिट करवाने के टाइम. It is very important that coach must learn how to give correct signals, and if the signals are wrong, the problem will be you will be yelling at your opponent, your fencer owns it and reacts on it correctly. अब कोच क्या करेगा? कोच इसमें अपना हाथ सबसे पहले विड्रॉ करेगा और बॉडी को आगे करेगा. ऐसे स्टार्ट करेगा फॉरवर्ड मूवमेंट. कोच विल मूव बॉडी, सी फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, ऊपर काउंटर अटैक करके और पीछे की तरफ जाएगा. उसका रेयर फुट और पॉइंट, रेयर फुट पीछे की तरफ मूव करेगा, पॉइंट आगे की तरफ. आइए देखिए. See, his hand has moved forward and his foot has gone back. Same time. Now you see how he will make hit and go back. You see, and go back. This is
this is the particular technique. You can do it as a warming up when you are giving lesson to your pupil, or when you are making partner exercises. कई फेंसर्स को हैबिट होती है कि सिर्फ पर ही नहीं जाना होता और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी होती है. यहाँ कई फेंसर्स को आदत होती है सिर्फ हैंड के ऊपर जाना. दे मस्ट नो व्हेन टू गो वेयर, व्हेन टू गो ऑन हैंड एंड व्हेन टू गो ऑन चेस्ट. नाउ दिस इज द सेकंड एग्जांपल, व्हेन टू गो ऑन हैंड. अब कुछ डिसएंगेजमेंट हिट करवाएगा, लेकिन डिसएंगेजमेंट हिट करवाने के टाइम में सबसे पहले, सॉरी अभी चेस्ट के ऊपर ही है, लेकिन डिसएंगेजमेंट एक्शन है बाय चेंजिंग द लाइन ऑफ एंगेजमेंट. यहाँ कोच प्यूपल का ब्लेड पकड़ने के लिए आता है और प्यूपल अपना लाइन चेंज करता है और चेस्ट पे हिट करता है. बिकॉज ये इसलिए कर रहा है क्योंकि कोच आगे होगा. इफ द कोच हैंड इज लीडिंग फॉरवर्ड, सो पीपल विल डेफिनेटली गो टू द हैंड इंस्टेड ऑफ बॉडी. ब्लेड पकड़ेगा, ब्लेड पकड़, लेकिन आर्म स्ट्रेट नहीं करनी, ब्लेड पकड़ते हुए आगे जाना है. और जैसे ही कोच ब्लेड पकड़ने के लिए आएगा, प्यूपल जो वो डिसएंगेज करेगा और हिट करता हुआ पीछे जाएगा. नाउ अब ये तो हो गया कि चेस्ट पे कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिट करवाना है. सेम यू कैन डू इट ऑन फोर आर्म ऑल्सो. लेट अस सी. अब कोच काउंटर अटैक करवाएगा फोर आर्म के ऊपर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ऑपोजिशन. आइए देखते हैं कैसे करना है. इसमें कोच पहले आर्म को एक्सटेंड करेगा फॉरवर्ड, और जैसे आर्म से एक्सटेंड करेगा, प्यूपल भी अपना हाथ एक्सटेंड कर लेगा, और फिर कोच फॉरवर्ड जाएगा और प्यूपल हिट करके पीछे की तरफ जाएगा. आइए देखिए कैसे कंबाइन करना है. देखिए जैसे कोच ने हाथ सीधा किया, प्यूपल ने हाथ सीधा किया, काउंटर अटैक बैकवर्ड्स, और 3 हिट कर सकते हैं. ना ही केवल डायरेक्ट बल्कि ऑपोजिशन भी कर सकते हैं. अब कोच फोरआर्म के ऊपर ऑपोजिशन हिट करवाएगा. आइए देखिए कैसे करना है. ये सिर्फ 6 में नहीं हो सकती है, ये आप क्वाड में भी करवा सकते हैं, ये 6 में भी करवा सकते हैं. ये कोई वो नहीं कि आपने सिर्फ 6 मूवमेंट में, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि ये कर सकते हैं हम 6 के ऊपर. ये क्वाड में भी आप करवा सकते हैं पीपल को. सेम लैंडिंग ऑल्सो सेम ऑन द फोर आर्म. नाउ नेक्स्ट इज मोर एडवांस पार्ट, दैट इज रिस्ट. हाउ टू रिसीव हिट्स काउंटर अटैक्स ऑन द रिस्ट. लेट अस सी. अब कोच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हिट करवाएगा रिस्ट के ऊपर, और जब लास्ट हिट करवाएगा तो वो ऑपोजिशन में फिनिश करेगा. आइए देखिए. कोच यहाँ पर हिट करवाने के टाइम में अपनी रिस्ट को ऐसे आगे की तरफ बेंड करेगा और आगे जाएगा, और ऊपर ऐसे काउंटर अटैक करके पीछे जाएगा. आइए देखते हैं इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे करवाते हैं. You might have noticed that I have used both hands, left and right hand, to give a feel of both the hands. Whenever you also teach your fencer, coach must try to work with both hands. Me also, for 4 or 5 years of my coaching, I didn't use my right hand, but it was my fencers used to complain me, coach, our opponents are right handers more than left handers. Please, you start teaching us in right hand. So I changed. But for you all, it is advised, please use both hands, because our all diploma coaches, they use both hands. Maybe they don't use oftenly, but they know how to use with both hands. You also try with both hands. Now, we have learned counter attack on chest, we have learned counter attack on forearm, we have learned counter attack on wrist. Now, how to combine all these actions? Now, this is my last slide. After this, I'll hand over this to Vikram, Colonel Vikram Jamal sir. This last slide is
the slide which will show you not only the upper part of the body, but underneath the hand also you can make counterattacks. And the fencer who world champion Natalie, and world ranking I think second or third, maybe I don't know, but she's current world champion Natalie. You see how she's making, she's so fast. 1, 2, 3, go. See, perfection. 1, 2, 3, go. Even her hit, you see, it's passing, it is not passing. She's all delivering the touch. Every touch she's delivering me. And this was our first lesson. And see the perfection in first lesson itself. Very fast. Tuck, tuck, tuck. See? You see, very fast. Tuck, tuck, tuck. Even me also, I was feeling very difficult to coordinate with her. She was so fast. See, you can't even believe how fast she is. 1, 2, 3. You carry and you receive another hit also. Tuck, tuck. 3. Tuck, tuck. 3. 1, 2, 3. Very fast. Very fast. You see, all three hits, landing so fast. All three hits. Okay. Thank you very much. So this was my today's presentation. I believe that it was you are able to understand it. मेरे को उम्मीद है कि आप लोग उम्मीद करता हूँ कि समझे होंगे, और होप करता हूँ कि इनमें से कुछ एक्शन आपके काम आए फ्यूचर में. Which last thing which I would like to mention is कि जितनी भी ये वीडियोस हैं, जितना भी ये स्लाइड्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में सब जो कल वाली थी ऑलरेडी अपलोड कर दी है. You can download it from there, and today's also we'll upload it today by afternoon, and आप जब मर्जी जो मर्जी स्लाइड आप डाउनलोड कर सकते हैं. Thank you very much. Thank you, Vikram sir. Thank you, Fencing Association of India, Sports Authority of India, each and everyone involved. Thanks a lot. So thank you, Mohit ji. It is a wonderful presentation. आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे साथ आज फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर श्री अशोक दुधारे जी हैं. तो मैं कृष्ण जी से कहूंगा अनम्यूट करें और he will say something. Sir, he is there online? हाँ, yes sir. जी? हाँ जी sir, he is there. कृष्ण जी? Yes sir. दुधारे सर, please. दुधारे सर, welcome you very much. Sir, please अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर. सर अपना थोड़ा वीडियो अगर ऑन कर लेंगे तो बेटर रहेगा सर. हो गया? बोलो. हाँ, yes sir. वीडियो ऑन कर लेंगे सर. सारे वेट कर रहे हैं. 300 के करीब वीडियो नहीं ऑन हुआ सर अभी. अभी नहीं हुआ? हो गया सर, अभी हो गया. हाँ, yes sir. सर मैं पहले तो फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजू मेहता जी और साई डायरेक्टर संदीप प्रधान जी, उसी प्रकार बशीर भाई और आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस क्वारंटाइन पीरियड में घर बैठकर सभी लोगों को फेंसिंग की बहुत सी अच्छी जानकारी दी. इसके लिए स्पेशल यानी सभी जो कोचेस है, जो किशन सर, मोहित सर, सागर सर, अशोक खत्री सर और उसी प्रकार इंटरनेशनल प्लेयर जो हमारे हैं कर्नल जामवाल, उसी प्रकार रशीद और इन सभी ने, लोहित, इन सभी ने हमें इन प्लेयर्स को और सभी कोचेस को बहुत अच्छी जानकारी दी. इसलिए मैं सभी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. और मैं चाहता था कि इस जो हम जो क्वारंटाइन पीरियड में ये कर रहे हैं, इसमें मैं चाहता था कि पूरे इंडिया में से कम 1000 लोगों ने इसमें हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक 360-365 आ रहे हैं. तो मैं आपसे भी सभी लोगों से जो है इसमें इनसे भी विनती करता हूं कि आपके जो प्लेयर्स है, क्योंकि इस वीडियो की ये आप लोग बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हो. मैं कब से 1 घंटे से सुन रहा हूँ. बहुत मोहित सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी. मैं उसी प्रकार हर रोज मैं देख रहा था कि आप बहुत अच्छी तरह से जानकारी दे रहे हो. इसका हमें फ्यूचर में बहुत अच्छा यूज होगा. और सभी कोचेस से ये चाहता हूँ कि अपने प्लेयर्स को बताए, क्योंकि हमारा टारगेट अभी
भवानी तो 2020 में जाएगी, लेकिन 2024 में हमारे ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक होनी चाहिए। इसके लिए इसका बहुत फायदा होगा। मैं आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, हेलो, थैंक यू सर। आपने अपना कीमती समय निकाल के पास आए। हमारे दिन की नई हाई पहुंच रही है इंडिया में। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहती हूँ, इसी जूम सेशन की महाराष्ट्र यह एक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं महाराष्ट्र के कोचेस के लिए। मुझे आज सुबह ही श्रीधर डोंगरे जी ने बताया। आई थिंक सब स्टेट्स को अपने स्टेट लेवल पे भी ये काम करना चाहिए, और इंडियन फेंसिंग में जो भी होता है उसमें महाराष्ट्र हमेशा पहले 1-2 स्टेट्स में रहती है करने के लिए। अशोक दुधारे सर, थैंक यू फॉर कमिंग। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएं, मैं कुछ एक लोगों का नाम लेना चाहता हूं जो बहुत हमारा प्रोग्राम दे थे। एक तो रेजुल करीम है, बांग्लादेश से, फ्रेंडली फॉरेन कंट्री से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्मित और मनदीप दास, ये 2 बच्चे हैं जो लगातार नोट बनाते रहते हैं। कोमल प्रीमर हैं एक हरियाणा से, और अनिर्बन बैनर्जी बड़े सिंसियर और बड़े प्रैक्टिकली एक एक चीज नोट कर रहे होते हैं। देन वी हैव गॉट ए अनुश्री ऑल्सो। हमने एक रुझान लाया है कि हम रोज एक प्लेयर कोच को मौका देंगे आज से। तो आज का जो कोच मैंने सेलेक्ट किया है वो है शाह गणेशन फ्रॉम तमिलनाडु, और उसके बाद में हमारे इंटरनेशनल ईपी प्लेयर अजिंक्य राय, उनको भी कहूंगा तैयार है, जबकि बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे रहेंगे। गणेश, आई एम कमिंग टू यू, आई एम अनम्यूटिंग यू। Good afternoon, sir. Ganesh, you can listen to me? Yes, sir. I listen. I heard. My audio is Ganesh, okay? please go ahead and tell us the feel of this session. Ganesh is the coach of fencing team also. Ganesh, please. Yes, sir. Krishan ji, if you can get online. Yes, Ganesh, you can share your experience, please. That's 30 seconds. First of all, I thank to Fencing Association of India and Sports Authority of India, and I thank to all my coaches and this instructor and coordinator, Mr. Jamal sir, and thank you very much for giving opportunity to me. And I feel last 10 years I was in Sri Lanka, and I came last 10 years I didn't make that much refreshment course, and this is a wonderful session for me, and I recommend to my friends also in Sri Lanka. Please attend this course. And really, I refresh my mind and everything, and I got new instructions from Ashok sir and my coach Krishan sir and Mohit sir and Mr. Sagarlal, and very good, informative and effective session. And thank you very much to all and all our Indian fencers and Indian coaches. I request you all, we have good coaches and instructor, very experienced persons. We have more talent. When once we going outside India, then only we know our coaches value. And our fencers, I request you, the more topics that went, please believe your coach. What your coach say, you understand, and what your coach say, you just follow. Okay, anything freely you talk with your coach, you learn more things. Learning is not a end. Until that, we have to learn. And Thank you, Ganesh. Thank you very much. We have got a number of things lined up. Thank you very much for your valuable. Now I would request Ajinkya Dudare, medalist, international player from Maharashtra. Ajinkya, if you can come and share, please, कि तुम्हें कैसा लग रहा है? Ajinkya Dudare, please, Ajinkya. हेलो अजिंक्य, बोलो, आप सुनाई दे रहे हैं हमें? बहुत बढ़िया सर। ये सेशन मैं हर रोज अटेंड कर रहा हूँ, बहुत इंफॉर्मेटिव है। अशोक सर ने भी बताया, सागर भैया ने बताया कि मतलब सच्ची में जो यूजफुल है वही बता रहे हैं, कि मतलब ऐसे नहीं कुछ तो भी बता रहे हैं। बाकी और चलता रहेगा, अच्छी बात है। ज्यादा बोलना आता नहीं मुझे।
थैंक यू वेरी मच अजिंक्य, तू हमारा स्टार है और हमेशा रहेगा। आप जैसे लोगों को, हमें अगली जनरेशन को बताना बहुत जरूरी है कि हमारे पास ऐसे रोल मॉडल भी हैं। और अजिंक्य की ब्यूटी थी, मैं हमेशा ये कहता था, अजिंक्य का क्वाड और फ्लेच इतना तगड़ा था कि आई स्टिल रिमेंबर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने इंग्लैंड को किसी बुरी तरह से चैलेंज दिया था। बट अजिंक्य, सो नाइस टू बी देयर, प्लीज स्टे इन टच एंड थैंक यू, इट इज सो मोटिवेटिंग। थैंक यू अजिंक्य। थैंक यू। ओके, एक क्वेश्चन मेरे पास है अभी मिस्टर मोहित के लिए, और एक क्वेश्चन है रशीद के लिए, और एक है दीपक के लिए। मोहित सर, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, और ये क्वेश्चन जिसने पूछा है उसने मुझे ये बोला है कि मेरा नाम ना लिया जाए। उसने बोला है कि अगर मैं इप्पी में अच्छा नहीं खेल पा रहा हूं और मैं किसी दूसरे इवेंट में जाना चाहता हूं, तो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से इप्पी का टैलेंट ट्रांसफर किस इवेंट में होना चाहिए? इप्पी का फॉइल में होना चाहिए। फॉइल में होना चाहिए। I can understand pain on your face when you see Ippy fencer going to a foil, but still। और एक और क्वेश्चन इसके साथ छोटा सा, ये क्वेश्चन ये है कि लॉकडाउन के पीरियड में अगर आपको घर में रोज 15-20 मिनट एक्सरसाइज करनी है, तो एक 30 सेकंड में अगर एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। हेलो, यस, हेलो, आई एम ऑडिबल? यस यस। लॉकडाउन में अगर आप 20 सेकंड में बता दें कि फेंसर को घर में रह के कैसे अपना डेली इप्पी की ट्रेनिंग करनी चाहिए, 20 सेकंड। मेरे को किसी फेंसर को जो घर में है। ओके, सबसे पहले तो लॉकडाउन में रह के सबसे पहले फिटनेस अपनी रखनी है और खाना कम खाना है। सबसे पहले ब्रंच करिए, ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर एक खाना खा लीजिए, वो ब्रंच होता है। उसके बाद डिनर खाइए, सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले मुंह कम चलाना। सेकेंड इज ट्रेनिंग में सबसे पहले फिटनेस सेशन करना है, मिनिमम 40 मिनट्स टू 1 आवर अ डे फिटनेस सेशन करना है। अगर हो सकता है इसको कंबाइन कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम है। टारगेट एक्सरसाइज, वी डू एवरीथिंग एट होम। मैं अभी भी, आज भी, कल भी, परसों भी, एवरी डे वी वर्क 2.5 hours इन द मॉर्निंग, 2.5 hours इन द इवनिंग। नाउ ऑल्सो हमारे पास टारगेट एरिया, जो आपने मेरी जैकेट देखी उसमें सर्कल लगे हुए हैं ना, उसके अंदर पिल्लो चले जाते हैं शाम को और हम टारगेट एक्सरसाइज करते हैं उसके ऊपर। तो दिस इज व्हाट वी हैव मेड। मेरे घर में ईंटें पड़ी थी, उसके ब्रिक्स से हम वेट ट्रेनिंग करते हैं। यू कैन डू दैट ऑल्सो। हमारे पास जो टेनिस बॉल थी उसमें होल करके हम टारगेट एक्सरसाइजेस करते हैं। यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो लॉट ऑफ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैंने घर में कटोरियां रख के और मैंने जंपिंग एक्सरसाइजेस की हैं, स्किपिंग रोप से एक्सरसाइज की हैं। तो यू कैन डिजाइन योर प्रोग्राम। लॉट मेनी वीडियोस आर देयर, यू कैन सी एंड यू कैन मेक। मैट है हमारे ऊपर, घर पे मैट भी ना हो तो चादर बिछा के नीचे यू कैन डू ग्रुप एक्सरसाइजेस एंड lot many things you can do, but you have to do if you want to do. Thank you very much, Mohit ji. It is a wonderful lesson, and we need not praise you. You deserve all the things you done. Now, before I go to Deepak and Rashid for one question each, मैं आपको एक सरप्राइज बताना चाहता हूं। हमारे पास हमारे एक इंटरनेशनल रेफरी और फॉइल के बहुत बढ़िया कोच हैं, मिस्टर राजीव गोल्डी फ्रॉम चंडीगढ़। उन्होंने कल आपके लिए सुबह, कल का सेशन हम 9:40 पे शुरू करेंगे। उन्होंने आपके लिए एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को बुलाया है फॉर 10 मिनट के लिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाफ्टर इन आवर लाइफ? राजीव गोल्डी हैज गॉन बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटी, और उन्होंने एक बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, उनको जूम सेशन पे ला रहे हैं कल। तो प्लीज ऑल ऑफ यू मस्ट कम 9:40 टुमारो। राजीव गोल्डी, थैंक यू वेरी मच। इस मौके पे मैं हमारी जो टीम है जो पीछे काम कर रही है, जो फेसबुक अपलोड कर रहे हैं, इंडियन फेंसिंग का पेज बना रहे हैं, दोज हु आर फॉरवर्डिंग यू ऑल द वीडियोस, उनमें 2 नाम बड़े खास हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहता हूं, लोहित और अरुण राजकुमार। इनकी वजह से ही ये सारी चीजें आपके पास फटाफट पहुंच रही हैं, एंड दे आर द अनसंग हीरोज बिहाइंड द सीन्स एंड वी मस्ट अप्रिशिएट। रशीद, आपके लिए क्वेश्चन आया है की जो बॉडी वायर का क्लिप है वो फेंसर को कहां लगाना चाहिए? उसके बाद मैं दीपक के पास आ रहा हूं। बॉडी वायर का क्लिप ऑफ द बॉडी वायर मस्ट बी अटैच्ड टू फेंसर्स जैकेट, कहां पे? ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी ये पूछा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बॉडी वायर का पार्ट है वो हमेशा ही जो आपका वेपन आर्म है, अगर आप लेफ्टी हैं तो वो बिल्कुल आपके जो लेफ्ट साइड ऑफ द आपका बॉडी बैक है, आर्म वेपन आर्म के पीछे वाली साइड वहां होना चाहिए। और अगर राइटी है, इन बिटवीन ऊपर या नीचे ये नहीं होना चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू जी, थैंक यू। ओवर कम टू दीपक।
दीपक यू आर देयर? दीपक, एक क्वेश्चन आपके लिए है। ये कोई रॉयल फेंसिंग एकेडमी है, वहां से आया है स्पेशली आपके नाम पे। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट एक्शन शुड द रेफरी टेक व्हेन फेंसर स्टॉकिंग्स लॉन्ग सॉक्स फॉल डाउन रेगुलरली? गेम खेलते समय अगर फेंसर की जो सॉक्स हैं वो लगातार नीचे गिरती जाएं तो रेफरी को क्या एक्शन लेना चाहिए? रॉयल फेंसिंग एकेडमी की तरफ से आया है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है सर। एंड इसको हम इसको एज ए रेफरी अगर मुझे लेना है तो इसे हम ऐसे ले सकते हैं सर। इसमें हम तीन तरह से इस क्वेश्चन को ले सकते हैं सर। अगर फेंसर पिच पे आता है बाउट के लिए ऑन गार्ड के टाइम पे एंड उसकी सॉक्स अगर नीचे है तो उसे आई थिंक नो इट्स कंफर्म उसे येलो कार्ड पेनल्टी दिया जाएगा। अगर खेलते समय उसका सॉक्स नीचे होता है तो सर उसे उसी टाइम बाउट हाल्ट करना पड़ेगा रेफरी को एंड उसे कहना पड़ेगा फेंसर को कि अपनी सॉक्स ऊपर करे। एंड ये दो ऑप्शंस इसमें आ सकती हैं सर। एक और क्वेश्चन है छोटा सा आपके लिए कि ईपी में आप कितनी बार हिट कर सकते हैं पैरी करने के बाद अगर अपोनेंट आपको क्रॉस कर जाए तो? वन एक्शन, वन फेंसिंग टाइम, वन टाइम सर। यू हैव ओनली वन टाइम प्रायोरिटी सर। अगर आप क्रॉस करते हैं फेंसर को ब्लेड पकड़ के तो एक बार आप हिट कर सकते हैं। एक ही बार हिट कर सकते हैं आप उसको? जी सर। अच्छा, इसमें कोई अगर और कोई ऐड करना चाहता है, एनी ऑफ द पैनल? आई स्टिल हैव 10 मिनट्स। मैं एक स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। इफ आई हैव गॉट सम अदर पैनलिस्ट ऑनलाइन। अशोक खत्री जी हैं, अगर अशोक खत्री जी कुछ इसके बारे में बताना चाहें। कृष्ण जी, इफ यू कैन अनम्यूट हिम। हेलो अशोक खत्री जी। यस हेलो सर, यू आर ए साइलेंट लिसनर। अगर आप कुछ इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं सर, 1 मिनट है आपके पास जो क्लास हुई है, बिकॉज कल आपकी और मोहित जी की इकट्ठी क्लास है। अबाउट द क्लास वाज एक्सीलेंट। हाँ जी, it was excellent class by Mohit sir, because videos certainly help the others to he is assisting and I congratulate him for that. He is having a paste at the home, so he can easily work with, or in the absence he usually used to work with us. One of our favorite guy in the kids who are coming from outside of the NIS these days. Otherwise, he was inside the campus. Obviously, it was an excellent. Everything is going on smooth. Very, very, very effective. Every class is very effective. Each instructor and all the referees are doing such wonderful job, and I congratulate you also. You are coordinating in a wonderful manner. Hello भाई साहब, you are being modest. Thank you very much. बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप और मिस्टर मोहित अश्विनी भारतीय फेंसिंग के दो इंपॉर्टेंट पहिए हैं। जब तक आप साथ चलेंगे फेंसिंग आगे बढ़ेगी, और हमें बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि बोथ ऑफ यू आर कंप्लीमेंटिंग ईच अदर, प्रमोटिंग। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इन दो महानुभावों ने, these two people have produced more than 300 or 400 coaches in our country till date. I thank you very much. Now, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, what are core values? मैं अभी रिसेंटली यूएस में गया था, तो वहां पे मैंने देखा they are taking two different things. एक साइंस ऑफ कोचिंग, दूसरी आर्ट ऑफ कोचिंग। फॉर देम आर्ट ऑफ कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे कल्चर में कई सालों से है, बट वी आर नॉट फॉलोइंग इट, और यू कैन से वी नो कि इट इज पार्ट ऑफ आवर लिविंग, हमें करना नहीं है। There is a wonderful book I can share, Coaching Better Every Season. This is a book written by one of the Wade Gilbert. ये बताता है कि जब सीजन शुरू होने वाला होता है, उससे पहले आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, which is most of it is related to the relationship. कि फाइनली आपको मेडल वो भी जिता के देगा जिसको आप सिखा रहे हो, ना कि वो इक्विपमेंट और तलवार। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, इफ you want to upgrade the equipment, don't worry. If your equipment is not best, don't worry.
try and upgrade the man who's doing that equipment. If he's related to you, he'll surprise you. What are core values? Core values का मतलब है सिद्धांत, जीवन के मूल सिद्धांत. कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या टीम है, उसके एक सिद्धांत होने चाहिए. सिद्धांत ये है कि पहली चीज, हमारी टीम में कुछ प्लेयर होंगे जो बहुत स्ट्रांग हैं और कुछ प्लेयर हैं जो स्ट्रांग नहीं है. किसी भी स्ट्रांग प्लेयर को जो वीक प्लेयर है उसको ये नहीं बोलना कि तू नहीं खेला है. हम जीतेंगे एक साथ, हारेंगे एक साथ. ये किसी भी टीम की पहली कोर वैल्यू होनी चाहिए. दिस आई लर्न फ्रॉम द यूएस स्विमिंग टीम इन यूनाइटेड स्टेट ओलंपिक सेंटर. और यूएस स्विमिंग आज तक के जितने भी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हैं उससे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन है. व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स? कोर वैल्यूज, सिद्धांत. जब आप एक सिद्धांत रखते हैं तो टीम के बीच में कोई भी फूट नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, इपी टीम में आज कविता अच्छी खेल रही तो इना को उसमें प्राइड लेना चाहिए. कल इना अच्छी खेली तो कविता को उसमें प्राइड लेना चाहिए. थर्ड थिंग, आई जस्ट टेक 2 minutes, नॉट मोर. माइथोलॉजी एंड कल्चर. कोर वैल्यूज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. आपको पता होना चाहिए दुनिया की सबसे सक्सेसफुल टीम है वो है रग्बी की, न्यूजीलैंड की, जिसको कहते हैं ऑल ब्लैक्स. ऑल ब्लैक्स यूट्यूब पे है ऑल ब्लैक्स. ऑल ब्लैक्स आज भी न्यूजीलैंड का एक बहुत पुराना मार्शल आर्ट है जो उनकी मौरी कम्युनिटी करती है. इस मार्शल आर्ट को फॉलो करते हैं. दैट इज कॉल्ड हाका मार्शल आर्ट. आई हैव मेंशन्ड, आई फॉरवर्ड हाका मार्शल आर्ट. Please go on the YouTube and see this martial art, how they take pride in that. That is how mythology and culture are associated to us. मैंने शुरू में बोला था फेंसिंग हमारे लिए नहीं है. मोहित जी ने भी शुरू में बोला था एक बार पहली क्लास में. विवेकानंदा was himself a fencer. ये हमें कल पता चला. हाका ट्राइब जो रिचुअल फ्लैग फॉलो करती है, ऑल ब्लैक ऑफ न्यूजीलैंड, आपको ये यूट्यूब पक्का देखना चाहिए. और तीसरा, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोर वैल्यूज पे है, वो साइमन साइनक की एक टेड टॉक है गोल्डन सर्कल पे. गोल्डन सर्कल, व्हाई, व्हाट, हाउ. वो मैं अगली स्लाइड में है. इससे पहले जब भी आप अपनी कोर वैल्यूज डिसाइड करें तो ये 4 चीजें हैं वो आप पक्का नोट कीजिए कि आपको कोई आपका दूसरा कोच है, वो कौन सी 4 चीजें हैं जो आपके लिए 3 चीजें आपके कोच में पसंद है, उसको लिखिए. पूरे इंडिया में सबसे खुश कोच कौन है, उसका नाम लिखिए. What are the 2 coaches जिसको आप बहुत पसंद करते हैं? पहला और तीसरे पॉइंट में अंतर है. और मैं कैसा कोच हूं, क्या मैं इन तीनों कोचेस में ये क्वालिटीज मेरे पास है? ये बहुत लंबा टॉपिक है. आई एम जस्ट गिविंग यू बिकॉज आप बहुत इंटेलिजेंट, फेंसर्स आर वेरी इंटेलिजेंट. अगर आप उनको एक चीज बताएंगे तो दे विल लर्न इट वेरी वेरी फास्ट. देयर इज सम प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर. आई विल शेयर सेकंड स्लाइड. जस्ट वेट, इफ यू कैन वेट फॉर मी सम टाइम. Second slide is on golden circle. It is coming. Golden circle. This is the golden circle of art of coaching जो साइमन सिनेक ने बताया है कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, why. अगर आप वो काम कर रहे हैं, why, how you are doing it, and third one, what are you doing it. It is on a TED talk. आप प्लीज सुनिए और अपने it will help you to refine your coaching. अभी आते हैं कोर वैल्यूज पे. बहुत इंपॉर्टेंट जो कोर वैल्यूज 2004 में कि 2008 में यूएसए की बास्केटबॉल टीम बड़ी बुरी तरीके से हारी थी ओलंपिक्स में. जो उनके नए कोच आए उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया कोर वैल्यूज का. मैं आपको बताता हूं कि यूएस की जो टीम जिसने सिंगल हैंडेडली सभी को हराया था उसकी कोर वैल्यूज क्या थी. I am just showing you core values. I will link that thing. आप इसको पढ़िए और आपको पता चलेगा कि it is such a wonderful thing कि how they developed their core values. Sorry. हाँ. Yes. You can see 2008 Olympic team की core values क्या थी. Hopefully it will come on the screen. Just give me a minute. It is just coming. Now there is some problem. Just wait. I will read them out. इस बुक में लिखा था. जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं आपको शेयर करूं.
इनकी जो कोर, नो एक्सक्यूजेस, हम कोई गलत नहीं देंगे, वी हैव व्हाट इट टेक्स टू विन, हमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, हमें जो है, हमें वो काबिलियत है, हम जीत सकते हैं। ये दिस विल आई विल शेयर ऑन द टेड टॉक, आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑन इट। प्लीज अपनी कोर वैल्यूज डेवलप कीजिए। कोर वैल्यूज किसी भी तरह की हो सकती हैं। कोर वैल्यूज के बाद आती है आपकी कोर फिलॉसफी, जिसपे आई टेक 2 minutes अगेन टुमारो। Krishan ji, Rajiv Goldie is there. He's been continuously messaging me. He wants to say something about IPPI fencing. If you can unmute him, and then we can log out all of us. Rajiv Goldie. Strict instructions. It is only pertaining to fencing. Please, Rajiv, over to you. Thank you so much, sir. Thank you. One more thing is I just wanted to add that there is only one situation in IPPI where referee asks player to give the point. जब एक ऐसी सिचुएशन होती है जब रेफरी खुद पॉइंट नहीं देता है और पॉइंट देने से पहले तो प्लेयर को पूछता है कि ये पॉइंट कितना है। राजीव जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपना अगर फोन का म्यूट कर लेंगे तो अच्छी आएगी, अपना फोन म्यूट कर लेंगे तो प्लीज। माय फोन इज क्लियर नाउ? Yes, yes. Okay. There is one situation जब रेफरी पॉइंट देने से पहले वो प्लेयर को पूछता है कि ये पॉइंट मुझे देना है कि नहीं। It is one option whether that is simultaneous or point annual. ये एक ही सिचुएशन है जब एक प्लेयर ने 109% किया है जो रेफरी को लगता है, और दूसरी हिट जब प्लेयर ने दूसरे प्लेयर ने एक पैर पे हिट किया या पिच से बाहर हिट एंड दिस इज 50-50 कंफर्म नहीं एंड प्लेयर ने देखा सर दिस इज नॉट वैलिड, मेरा पैर पे लगा है, दूसरा कहता पैर पे नहीं लगा एंड रेफरी इज आल्सो नॉट ऐसी सिचुएशन। राजीव आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आई वुड रिक्वेस्ट आप व्हाट्सएप पे टाइप कर लीजिए। I'll send this information. I'll share this information on the group, and this is also very, very important. Thank you. As we said that tomorrow we have got some wonderful person coming with us. Rajiv is completely conducting that. We will look forward to host you. Kal please 9:40 पे log in कीजिएगा. Thank you very much. It was a wonderful session. Obey the guidelines of government on COVID. Note points. Send queries to us. Stay motivated. Please take care of your health. And we again thank you to Fencing Association of India and Sports Authority of India. Please log out. Thank you very much.